हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। सब उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा। जहाँ तक हम लोग सीख चुके थे कि प्रेशर प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। तो आज उसके आगे हम लोग को प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो इसको हम लोग कर चुके थे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसमें हमने लिक्विड भर दिया है और यहाँ पर इसकी जो हाइट है बच्चों, ये हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। और हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर एक लेट मास m एंड डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड। हमने ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसका मास m सपोज किया है और जो इसकी डेंसिटी है वो हमने रो डिनोट किया है, यहाँ पर लेट किया है। सपोज दैट हम बच्चों नॉर्मल प्रेशर का फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो फोर्स होता है, देखिए यहाँ पर चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगाएगा तो इसका मास m है। मान लीजिए कोई भी ऐसे ब्लॉक होता था बच्चों, तो ये नीचे mg का फोर्स लगाता था, ऊपर नॉर्मल लगता था। तो ये जो फोर्स होगा नीचे की तरफ mg लगेगा या फिर इक्वल टू mg एरिया। बच्चों हमने एरिया को ही रख लिया, एरिया। अब हम एक फार्मूला जानते हैं सिंपल सा। हम जानते हैं फार्मूला, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है यानी डेंसिटी इक्वल टू रो, डेंसिटी रो इक्वल टू m अपान v। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चों, m की वैल्यू, तो m इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू v। अब बच्चों हमको क्या करना है, इस m की वैल्यू रो इंटू v लाकर यहाँ से p इक्वल टू मिला है mg बाई ए। m की जगह हम पुट कर देंगे, m की जगह रो इंटू v, तो रो इंटू v इंटू जी अपान ए, रो इंटू v इंटू जी अपान ए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, p इक्वल टू, देखिए यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें आपको कि एरिया इक्वल टू होता है, सॉरी वॉल्यूम इक्वल टू यानी कि आयतन जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है बच्चों। यहाँ से देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के बराबर होता है और ये हो गया ए इंटू एच, ए इंटू एच बच्चों। तो यहाँ से देखिए ये रो इंटू ये v की वैल्यू मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ, v की वैल्यू a इंटू एच इंटू जी अपान एरिया। यहाँ से p बराबर आ गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, रो पहले लिख दे रहा हूँ, फिर g लिख दे रहा हूँ, फिर h लिख दे रहा हूँ, p इक्वल टू रो जी एच। यानी जो यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है बच्चा, प्रेशर बराबर हो गया रो जी एच। प्रेशर की जो वैल्यू है रो जी एच, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो रो पर, इसकी डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एक हमने वर्ड बोला कि ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर यही कंटेनर मैं मून पर ले जाऊँ, मून पर, तो आप जानते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है जी इक्वल टू होता है 9.8, ये तो एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो मून पर ले जाते हैं तो 1/6 हो जाता है इसका, एट द मून 1/6, तो एट द मून 1/6 हो जाता है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर है, अगर यही कंटेनर लेके जाएंगे इतना ही मास लेके, तो जो प्रेशर लगेगा वहाँ पर वो 1/6 हो जाएगा मून पर, और अर्थ पर क्या रहेगा, रो जी एच। तो इस तरीके से हम आगे और सीखते हैं पॉइंट को, कि जैसे मान लीजिए कि
सपोज दैट कि मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल है, सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों। यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्लूइड भर दिया। अब यहाँ पर हम एक और वेसल का जो है इमेजिन करते हैं, और जो कि सिलेंड्रिकली शेप का ही रहेगा। मान लेते हैं, देखिए इसका इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ से देखिए, ये जो लिक्विड है इसके सरफेस पर प्रेशर लगाएगा P1, और ये वाला लगाएगा इसी तरीके से P2। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका लगेगा प्रेशर, मान लीजिए P1 डैश, और यहाँ से लगेगा ये यहाँ पर P2 डैश, सपोज करिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसकी जो ये हाइट है, ये h है, इसकी हाइट, ये जो हमने इमेजिन किया है इसकी हाइट कितनी है, h है बच्चों। अब देखो, चूंकि ये वाला पॉइंट ज़रा देखें, जो P1 और P2 लग रहा है, P1 मान लीजिए इस पॉइंट पर हम बात करते हैं P1 और P2 की, तो देखिए ये दोनों सेम एक्शन ऑफ लाइन पर है, और आप जानते हैं कि सेम एक्शन ऑफ लाइन पर जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर भी प्रेशर की बात करें तो वहाँ भी प्रेशर सेम होगा, यानी कि किसी सेम एक्शन ऑफ लाइन पर प्रेशर क्या होता है फ्लूइड में, सेम होता है। जिसका मतलब है कि जो P1 है ये इस डायरेक्शन में है और P2 इस डायरेक्शन में है, यानी प्रेशर सेम है, तो यानी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यानी मैं यहाँ पर लिखूँगा P1 एंड P2 will cancel out, because at same action of लाइन बच्चों। इसका मतलब है जो हमें प्रेशर मिलेगा वो यहाँ पर P1 डैश के कारण और P2 डैश के कारण मिलेगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमको प्रेशर मिलेगा। फिर से इसको हम थोड़ा सा ड्रा करते हैं एक बार और। बच्चों देखो, जैसे कि इसको हम फिर से कंटेनर को ड्रा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये कंटेनर है आपका और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज दैट इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और आपका मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वेसल अज्यूम किया। हमने सिलेंड्रिकल वेसल अज्यूम कर लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी हाइट ली थी h, और यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया था P1 डैश, और यहाँ पर बच्चों हमने माना था P2 डैश, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम ये वाली जो हाइट है, ये लिक्विड के जो ये एज्यूम किया है उसके ऊपर जो हमको दिखाई पड़ रहा है फ्री सरफेस, यहाँ पर ये फ्री सरफेस, यहाँ तक की हाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ x। तो टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस h, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस h। ये इतना वाला x है, ये वाला इतना वाला h है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस h। ये वाला हमारा x है और ये वाला h है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा। अब बच्चों ये वाला जो ऊपर वाला ऊपरी इसका जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस
कभी भी हाइट ली जाएगी तो फ्री सरफेस से ही लिया जाएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कि P1 डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो P1 डैश, तो बच्चों P1 डैश यदि हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइट लिया जाएगा कहाँ से, यहाँ P1 डैश चूँकि इस पर लग रहा है यहाँ पर, तो हाइट लिया जाएगा फ्री सरफेस से। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है लिक्विड कॉलम के द्वारा वो होता है एच रो जी। तो यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट है एक्स, और इसकी जो डेंसिटी हमने लेट की थी रो, और ये जी, एक्स रो जी। इस तरीके से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर बच्चों P2 डैश। P2 डैश यदि मैं निकालूँ तो देखिए यहाँ पर ये P2 यहाँ पर लग रहा है देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूरी है x प्लस एच, तो ये आ जाएगा x प्लस एच इंटू रो इंटू जी। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर नेट प्रेशर निकालूँ, नेट प्रेशर मैं अगर निकालूँ तो नेट प्रेशर की जो फार्मूला होता है देखिए यहाँ पर, चूँकि जो ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा जो है ज़्यादा होती है, तो ये और डायरेक्शन भी अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो आप जानते हैं कि यदि हम जो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं वो सदैव जो है घट जाता है, सब्ट्रैक्ट होके आता है, तो P2 माइनस P1, तो P इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा P2, यहाँ पर डैश लगा देते हैं। P2 डैश की वैल्यू है x प्लस एच रो जी माइनस एक्स रो जी। अब बच्चों यहाँ से हम अगर P की वैल्यू निकालें तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा, x रो जी प्लस एच रो जी माइनस एक्स रो जी। यहाँ से एक्स रो जी से एक्स रो जी कट गया, हमारा बच्चों प्रेशर आ गया एच रो जी। ये क्या मिल गया हमको, फिर से वही आ गया। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है कहीं पर भी निकाले वो कितना आएगा, एच रो जी ही आएगा बच्चों, नेट प्रेशर। तो हम लोग इसी कड़ी में आगे सीखते हैं बच्चों। हम लोग अब प्रेशर के टाइप्स जानेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। तो आइए जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगे। तो देखो मान लो ये फ्लूइड है अपना, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ कंटेनर में, एक तो प्रेशर होता है जो लिक्विड द्वारा लगता है। मान लीजिए ये ओपन है ऊपर से, तो कुछ हवा के द्वारा या कुछ वायुमंडल के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा इस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसको कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको पी ए से डिनोट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको लिख देंगे द प्रेशर applied by atmosphere is called atmospheric pressure। इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। तो 1 बार, और आपको पता है कि प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। तो एक 1 बार इक्वल टू ही होता है, एक वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको याद रखिएगा आप। इतना पास्कल होता है बच्चों, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पर आप जो है, अब दूसरा प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सीधा सीधा आएंगे नंबर 2 पर, बात करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। एब्सोल्यूट प्रेशर
देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है कि एक तो प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगता था, लिक्विड कॉलम के द्वारा लगता था, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो दोनों के कारण ऐड करके यहाँ पर हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर हम इसका डिफिनीशन देंगे, द टोटल प्रेशर at any point in a fluid is called absolute pressure. The total pressure at any point in a fluid is called absolute pressure. absolute pressure की वैल्यू जो होती है, यानी टोटल, इसको मैं नेट पीक भी कह सकता हूँ। नेट पीक की वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर के कारण जो कॉलम प्रेशर का आता था वो आता था रो जी एच। तो पी की वैल्यू होगी पी ए प्लस रो जी एच। हमारा जो अंतिम प्रेशर बच रहा है वो है बच्चों गेज प्रेशर। कहीं कहीं गॉज पढ़ा जाता है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? तो जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है हमारा, जो वो लिक्विड कॉलम के द्वारा जो लग रहा है, केवल लिक्विड कॉलम के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो कहलाएगा हमारा गेज प्रेशर। तो लिख देंगे द एक्सेस प्रेशर बाय द लिक्विड कॉलम, बाय द लिक्विड कॉलम, by the liquid column is called gauge pressure. गेज प्रेशर। तो बच्चों जो गेज प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है सिंपल रो जी एच। वही जो हमने बताया था कि को मान लीजिए ये आपका कोई फ्लूइड है और मान लीजिए यहाँ पर हमने अज्यूम किया था सिलेंड्रिकल शेप बच्चों। तो यहाँ पर प्रेशर, नेट प्रेशर जो आया था P इक्वल टू P2 डैश माइनस P1 आया था क्या, रो जी एच। तो ये हमारा आ गया क्या चीज़, गेज प्रेशर बच्चों। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि बायंसी क्या होती है। बायंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बायंसी पढ़ने के बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हम लोग बर्नौली थ्योरम को पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे बच्चों। बायंसी सीखने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं अपथ्रस्ट फोर्स क्या है। मान लीजिए हमारा ये कंटेनर है, सपोज दैट दिस इज कंटेनर। आपने इसको खूब प्रैक्टिकल किया होगा इस पर घरों पर। मान लीजिए ये फ्लूइड है बच्चों, तो ये फ्लूइड है तो आप कभी भी अज्यूम करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट एम मास का कोई भी ब्लॉक है। देखिए अब थ्रस्ट फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको किसी फ्लूइड में न डुबोइए। तो देखिए इसको हम ले जाके मान लीजिए इस लिक्विड में डुबोते हैं, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो बहुत हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। फिर इसको और डुबोएंगे, देखिए और डुबो रहे हैं, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर
अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से तो बच्चों जैसे ही मैंने इसको डिप किया, ऐसे ही एक फोर्स लगेगा जो इसको बाहर की तरफ क्या करेगा, धकेलेगा। और देखिए जब मैं इसको बॉटम तक लेके जाऊंगा, जब मैं इसको बॉटम में लेके जाऊंगा, जब मैं इसको बच्चों बॉटम में लेके जाऊंगा, मान लो यहाँ तक लेके चलाया इसको, वहाँ से हमको उस समय बच्चों जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि मैं इसको जब नीचे डिप करूँगा तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ, अगर मान लीजिए इसको मैं फ्री छोड़ दूँ तो ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भागेगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इसकी जो ये इसकी हाइट मान लीजिए h थी, तो देखिए यहाँ से ये h हाइट, यहाँ से भी ये h हाइट, और इसको मैं x हाइट बोल देता हूँ, तो टोटल हम इसको x प्लस h बोलेंगे। इसका हमको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अपवर्ड फोर्स वन अ बॉडी, अपथ्रस्ट फोर्स को बच्चों हिंदी में उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। फोर्स व्हेन अ बॉडी इज, यहाँ पे इमर्स्ड, इमर्स का मतलब होता है डुबो, प्रवाहित किया जाना, यानी डुबोया जाना। इसको यहाँ पर डिप लिख सकते हैं, इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, इन फ्लूइड। बच्चों यहाँ पर इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स, ये अपथ्रस्ट फोर्स कहलाया। और यही जो फिनोमिना है यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्टार बना के, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बायंसी। यही फिनोमिना बच्चों क्या कहलाई, हमारी बायंसी कहलाई। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। बच्चों हम लोग समझेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। एक यहाँ पर कंटेनर ले लेते हैं, वो दिस इज कंटेनर, और इस पर हमने एक और कंटेनर रख दिया इसके अंदर छोटा सा, और इसको मैंने एकदम फुली भर दिया बाय द फ्लूइड। इसको मैंने एकदम लबालब भर दिया। एकदम पूरा टॉप तक। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं एक एम वेट का एक कोई पत्थर लेकर इसमें मान लीजिए मैंने डाल दिया, इसको मैंने ले जाकर इस पर इमर्स कर दिया, और जैसे ही मैं इस पर एम मास का जो ये पत्थर है इमर्स करूँगा, तो इसमें से कुछ वाटर निकल के बाहर आने लगेगा इसमें। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये बाहर निकला हुआ वाटर है, ये बाहर निकला हुआ वाटर, इसको मैं एक छोटे से वेसल में इसको कलेक्ट कर लूँगा। इसको छोटे से वेसल में कलेक्ट कर लूँगा, और मैं इसके मास को
यार वेट को इसको देखूंगा, वेट कितना है इसका, तो मैं देखूंगा जो इसका वेट है और ये जो पत्थर का वेट है ये आपस में बच्चों कैसे है, इक्वल है। ये जो वाटर है, वाटर का वेट यानी जो बाहर निकला हुआ वाटर है इसका वेट, और जो ये ब्लॉक है इसका वेट आपस में कैसे बच्चों इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी को किसी जो है लिक्विड में पार्शियली कंप्लीटली इमर्स किया जाता है तो उसके वेट में कुछ क्या होता है, लॉस होता है। और ये लॉस किसके बराबर होता है बच्चों, ये लॉस जो वेट होता है बॉडी का और वो जो लिक्विड होता है उस दोनों का वेट आपस में कैसे होता है, बराबर होता है। तो इसको हम कैसे स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं व्हेन अ बॉडी is partially or completely immersed in a liquid, it loses some of its weight. When a body is partially or completely immersed in a liquid, it loses some of its weight. यहाँ पर नीचे से, और ये जो लॉस होगा, the loss in weight of the body in liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. इस तरीके से हमने जाना when a body is partially or completely immersed in a liquid, it loses some of its weight. The loss in weight of the body in liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. यही जो बायंसी होती है इसी के कारण ही जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया। यहाँ पर नीचे स्टार बना के मैं लिख सकता हूँ बाय द बायंसी। By the buoyancy there is a apparent loss, जो आभासी कमी है, apparent loss in the weight experience, यहाँ लिखते हैं experience by the body। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड क्या है और बर्नौली थ्योरम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।